हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम 10th मई का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और जो एडिटोरियल्स है उसको हम कवर करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो 30 मिनट तक वीडियो आप पूरा देखें ताकि आपका पूरा जो न्यूज़पेपर कवर हो जाए। इसमें जो हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट न्यूज़ को ही रखा है, जो बाकी न्यूज़ आइटम्स है वो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना उसमें कुछ मटेरियल नहीं है जो आपके एग्जाम को हेल्प कर पाए आपको। तो इसीलिए बाकी न्यूज़पेपर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको आप वीडियो को देख लेंगे। इसको इसके हिसाब से आप अगर नोट्स बना लेंगे तो उसको आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो इस चैनल को जो सब्सक्राइब भी आप कर लेगा, तो सब्सक्राइब आपने नहीं किया, सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन को दबा सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पहला जो न्यूज आपका, हिमांता टू टेक ओवर एज असम सीएम टुडे। तो ये बेसिकली जो असम में अभी इलेक्शन हुआ था, उसके बाद बीजेपी के जो अभी नए सीएम बनेंगे ये हिमांता बिस्वा शर्मा, इनका कल वहाँ की लेजिस्लेटिव पार्टी ने चयन किया है। तो ये नेक्स्ट सीएम वहाँ के होंगे। ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 चीफ मिनिस्टर होंगे। इसके पहले जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे सर्बानंद सोनोवाल, ये जो आप देख रहे हैं इनको, और ये नेक्स्ट सीएम है। तो ये जिसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आपका है दिल्ली लॉकडाउन एक्सटेंडेड टिल मई 17। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉकडाउन जो चल रहा था अभी उसको और एक हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया है, 10 मई से 17 मई तक। इसको थोड़ा और स्ट्रिक्ट किया है। इसमें बेसिकली मेट्रो को भी, दिल्ली मेट्रो सर्विसेज को भी बंद रहेगी एक हफ्ते के लिए। तो अगर आप दिल्ली में हैं आपको तो ये इस चीज़ को जानकारी होनी चाहिए कि मेट्रो सर्विस बंद रहेगी। आपको जो है उस हिसाब से अपना प्लान करना, अगर कोई ज़रूरी है तो आप कैसे जाएँ और कैसे बेसिकली जो है पॉजिटिविटी रेट को कम करने के लिए, केसेस कम हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक हफ्ता और जो है लॉकडाउन को एक्सटेंड किया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडिटोरियल की तरफ, और कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है उसके पहले। पहला जो आपका एडिटोरियल है, कंटिन्यूटी ऑफ ड्रेविडियनिस्ट इलेक्टोरल डोमिनेंस। तो ये बेसिकली ये ना जो आपका तमिलनाडु में भी इलेक्शन हुआ उसको लेकर के द्रविडियन जो मोनोपोली है, पॉलिसी जो है आपका, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि कैसे वो वोट शेयर उसका बढ़ा है। इसका मतलब डीएमके एआईडीएमके टोटल मिला के इन्होंने कहा द्रविडियम जो उनका जो पार्टीज है उनकी वोट शेयर को बढ़ा है, उसके बारे में पॉलिटिकल एनालिसिस इन्होंने बेसिकली किया है। कैसे वो यहाँ पे उनके पॉलिसी क्या रही थी शुरू में 1950 1970s में, अभी इनकी क्या पॉलिसीज है। तो इसको लेकर के उन्होंने बेसिकली अब बीजेपी का क्या पॉलिसी है केरला को लेकर के, तमिलनाडु को लेकर के। तो ये पॉलिटिकल एनालिसिस है ज़्यादातर, तो इसको आप छोड़ सकते हैं इस न्यूज आर्टिकल को, कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है ट्रिप्स वेवर इज यूजफुल बट नॉट अ मैजिक पिल। तो ये जो भी ट्रिप्स का वेवर जो है इसके बारे में हमने पहले भी कवर किया है इसको, आर्टिकल्स को। तो ये क्या था कि बेसिकली अक्टूबर 2020 में इंडिया और साउथ अफ्रीका ने एक पिटीशन दिया था डब्ल्यूटीओ में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका एक पार्ट है ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या है, इसका फुल फॉर्म आप समझ सकते हैं, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपका ऐसे आईपी में आप कह सकते हैं पेटेंट हो गया आपका, कॉपीराइट्स हो गए, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया आपका, उसके बाद फिर जीआई टैग हो गया। तो ये सारे जो है प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। मतलब इंटेलेक्चुअल आपने जो है एक आपको राइट्स मिलता है, आपने कुछ इन्वेंट किया, कुछ नया खोजा, कुछ डिस्कवरी की, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसे कहा जाता है। उसके हिसाब से आपको जो है बेसिकली आपको जो गवर्नमेंट एक प्रोटेक्शन देती है कि भाई आपने कोई खोज की है तो आपको जो पैसा आपका लगा, रिसर्च जो लगा, आपका टाइम जो लगा, उसके लिए आपको एक मॉनेटरी बेनिफिट, मोटिवेशन दिया जाता है। ये मोटा मोटी है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इसको लेकर के पिछले साल अक्टूबर 2020 में इंडिया और साउथ अफ्रीका ने एक पिटीशन दिया था डब्ल्यूटीओ में कि भाई जो ये पेटेंट रिजीम है इसको आप थोड़ी देर के लिए वेव ऑफ कीजिए, हटाइए। किस चीज़ों के लिए? जो कि रिलेटेड है प्रिवेंशन, कंटेनमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ कोविड 19 को लेकर के। तो कोविड 19 के प्रिवेंशन ट्रीटमेंट के लिए लेकर मतलब कि वैक्सीन का पेटेंट है, आपका जो इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स है, इन सबको आप जो मेडिसिन है उससे रिलेटेड उन पे जो पेटेंट है किसी कंपनी का, जैसे कंपनी ने कुछ है ना वैक्सीन निकाल के लेके आई है रिसर्च करके, तो पेटेंट को हटाया जाए, उस पर वेव ऑफ किया जाए, ताकि इससे क्या होगा कि बाकी जो कंपनियां हैं, क्योंकि अभी जो है पेटेंट, मान लीजिए फाइजर के पास अगर पेटेंट है तो वो सिर्फ वही जो है उस वैक्सीन को बना सकती है। तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में वैक्सीन बनेगा, डिपेंडिंग ऑन इसकी कैपेबिलिटी कितनी है, कुछ डोजेस का। अगर ये पेटेंट हट जाता है, ये इस टिप्स वेवर हो जाता है, तो इससे क्या होगा, बाकी कंपनियां भी जो है इस वैक्सीन को बना सकेगी, उसके पास भी टेक्नोलॉजी, इसको शेयर करना होगा फाइजर को। बाकी कंपनियां जैसे इंडिया में बहुत सारी कंपनी उसको बना सकेगी वैक्सीन, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है सारी कंट्रीज को, क्योंकि ये ग्लोबल पेंडेमिक है, तो बाकी देशों को भी वैक्सीन मिल पाएगा और हम इस पेंडेमिक से बाहर निकल पाएंगे। सेम केस है आपका मेडिसिन को लेकर के, मेडिसिन जैसे रेमडेसिविर है आपका, बाकी मेडिसिन है उसको लेकर के भी। तो ये इन्होंने पिटीशन दिया था इस पे, लेकिन बाकी डेवलप्ड नेशंस जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, कनाडा ने इसको अपोज किया था, जहां पे कि ऐसी कंपनियां
बेस्ड है जिन्होंने ये प्रोडक्शन पेटेंट लिया है। अभी जो क्या हुआ इसमें चेंजेस किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको कहा है कि हम जो है सपोर्ट करते हैं इस टेम्पोररी वेवर का, लेकिन अभी भी कनाडा, यूरोपियन यूनियन का भी सपोर्ट बाकी है जो इसको अपोज कर रहे हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि भाई इन्होंने बोला कि सिर्फ वेवर से काम नहीं चलेगा, वेवर कैसा आता है, किस तरह का वेवर को ये सपोर्ट कर रहा है, मतलब कि सैंक्शन को, उस पर डिपेंड करता है। इन्होंने एक एग्जांपल दिया एचआईवी एड्स के लेकर के, जो डब्ल्यूटीओ में 2003 में इसको वेव किया था, इसके इस पे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी उसको वेव किया था, लेकिन उसमें बहुत सारे कंडीशंस थे जिसके कारण जो है ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जो इसका ऑब्जेक्टिव था वेवर का वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जैसे कि आपका ड्रग जो सो मैन्युफैक्चर्ड आर टू बी एक्सपोर्टेड टू दैट नेशन ओनली, आपको सिर्फ उसी नेशंस को एक्सपोर्ट करना है। कुछ उसमें जो है मेडिसिन को इजीली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, कुछ अलग कलर होना चाहिए आपका, ताकि मेडिसिन को आइडेंटिफाई कर पाए जो वेवर के बाद जो दूसरी कंट्री ने बनाया जेनेरिक मेडिसिन को। ये सब कुछ कुछ कंडीशंस उस समय लगाए गए थे जिसके कारण ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो यही राइटर का कहा है कि आपको जो भी वेवर दे रहे हैं इसको भी हमें देखना होगा आगे कि कैसा इसमें वेवर निकल के आता है। अगर ऐसे ही कंडीशंस रहें तो वो भी वेवर जो है फायदे का नहीं होगा, कुछ काम का नहीं होगा। इंडिया साउथ अफ्रीका ने जो वेवर मांगा है, जो प्रपोजल दिया, उसमें सिर्फ वैक्सीन पे नहीं बल्कि कहा कि मेडिसिन और अदर थेराप्यूटिक्स और टेक्नोलॉजी को भी आपको इसको वेवर देना चाहिए। लेकिन यूएसए ने जो अभी तक जो एग्रीमेंट दिया है, कहा है कि वो सिर्फ वैक्सीन को ही वेवर देने के लिए तैयार है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बाकी चीज के लिए वो तैयार अभी नहीं है। इसके इन्होंने कहा कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा कि एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोविड वैक्सीन, जब तक कि वे टेक्नोलॉजी नो हाउ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुआ तब तक इससे हेल्प नहीं होगा। Waiving IP protection does not impose a legal requirement on pharmaceutical companies to transfer or share technology। तो आईपी प्रोटेक्शन हटाने से जो कंपनी है फाइजर, इसको इस पे बाउंडेशन नहीं आता कि वो ट्रांसफर करे टेक्नोलॉजी को भी, तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं ज्यादा था। इसीलिए देखने की जरूरत है कि गवर्नमेंट को इसको निगोशिएट करना चाहिए और कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो ताकि ये सक्सेसफुल हो सके। इसी के बारे में उन्होंने बेसिकली कहा ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है वो क्या है ये भी आप समझ लें। ट्रिप्स जो है ग्लोबल एग्रीमेंट है जो कि डब्ल्यूटीओ इसको देखता है। इसमें क्या बेसिकली मिनिमम स्टैंडर्ड्स बताया जाता है कि जो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेगुलेशंस, जैसे कि पेटेंट्स को लेकर के है, जीआई को लेकर के है, अलग अलग देश को कानून बनाना है, तो उसमें मिनिमम आपको क्या क्या डालना है, उस कानून में क्या क्या मिनिमम होना चाहिए पॉइंट्स, वो इसमें बताया गया है कि ये आपको रखना ही रखना है। तो ग्लोबल मिनिमम स्टैंडर्ड इन्होंने कहा था कि ग्लोबली आपको इस मिनिमम जो कानून होगा सारे सारे देश में मिनिमम इतना आपको प्रोटेक्शन देना है। स्पेसिफाइड इन्फोर्समेंट प्रोसीजर अगर नहीं करते हैं तो इन्फोर्समेंट कैसे किया जाएगा, कोई देश नहीं करता है। रेमेडीज क्या होगी कंपनी के पास जो पेटेंट इसने अप्लाई किया है, डिस्प्यूट अगर कोई होता है तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो ये सारा कुछ टिप्स एग्रीमेंट में बताया गया है। इसमें सारे फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे हमने कहा कवर है। पेटेंट हो गया आपका, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क्स, जीआई टैग हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गए, ट्रेड सीक्रेट्स हो गया, तो ये न्यू प्लांट वैरायटी का आपका राइट्स हो गया, तो ये सारे कुछ इसमें कवर किया गया डब्ल्यूटीओ में। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है लॉकडाउन गेन्स। तो बेसिकली लॉकडाउन को लेकर कहा गया कि लॉकडाउन जो भी लग रहा है उसमें क्या गेन्स हो रहा है उसको हमें देखने की जरूरत है। बिना उसको एनालाइज किए लॉकडाउन लगाना कोई फायदे का सौदा नहीं है। जैसे तमिलनाडु में कहा गया कि भाई हमने जो है कुछ रुपया रिलीफ भी उन्होंने दिया है, जो है ना ये लॉकडाउन के कारण जिनको प्रॉब्लम हुआ है। ट्रेवल फॉर इमरजेंसी मस्ट बी फैसिलिटेटेड, ट्रेवल जो है इमरजेंसी के लिए उसको आपको फैसिलिटेट करना चाहिए, इसको नहीं रोकना जरूरी नहीं है। फॉर एन एग्जॉस्टेड मेडिकल कम्युनिटी के लिए फायदेमंद है लॉकडाउन अगर होता है, तो अगर केसेस कम होते हैं तो वो मैनेज कर पाएंगे पेशेंट्स को, क्रिटिकल सप्लाई जो है वो आ पाएगी। तो ये एक फायदा है जिसको हमें एनालाइज भी करने की जरूरत है कि लॉकडाउन से इफेक्ट क्या हो रहा है। ड्रॉपिंग वैक्सीनेशन रेट, ये बहुत चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, और इट इज इनकम्बेंट ऑन सेंटर टू अरेंज वैक्सीन इंपोर्ट्स और ऑगमेंट डोमेस्टिक प्रोटेक्शन। तो ये देख बहुत बार अपने न्यूज में देखा हो कि वैक्सीन को बढ़ाने की जरूरत है ताकि सबसे अभी जो वैक्सीन की कमी दिख रही है उसको हम कम कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वैक्सीनेट करा पाए। तो ये बेसिकली इन्होंने कहा कि लॉकडाउन के साथ साथ हमें और क्या क्या करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका आउटरीच एंड ओवररीच। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जब एक 12 मेंबर की कमेटी बनाई है, टास्क फोर्स बनाया, जो कि देखेगी इफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट एलोकेशन ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन स्टेट्स के लिए। उसके अलावा ये ऑडिट भी करेगी बाय सब ग्रुप विद इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ये भी करेगी ये। टू रिव्यू एंड सजेस्ट मेजर फॉर इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल ड्रग्स एंड रिमेडियल मेजर्स। तो ये भी बेसिकली सारी कमेटी का जो एजेंडा दिया गया है कि सारा कुछ ऑक्सीजन कहाँ का किसको देना है, कितना होना चाहिए स्टेट्स को, वो एनालाइज करेगी। ऑडिट किया जाएगा ऑक्सीजन का या बाकी ड्रग्स का, और बाकी जो ड्रग्स अवेलेबिलिटी हो हर राज्य में जगह पर उसको भी देखेगी। इन अदर वर्ड्स नेशनल टास्क फोर्स जो है दैट मे सिग्निफिकेंटली गाइड द हैंडलिंग ऑफ हेल्थ क्राइसिस। तो ये इसमें बेसिकली जो कहा गया है कि ये
ओवररीच है, जुडिशियल ओवररीच एक तरह से हो गया। जुडिशियल ओवररीच मतलब कि जुडिशरी जो है अपना डोमेन छोड़ करके एग्जीक्यूटिव के डोमेन में जा रही है, क्योंकि ये जो हेल्थ क्राइसिस या हेल्थ क्राइसिस से डील करने का जो है पॉलिसी क्या होनी चाहिए, किसको कितना ऑक्सीजन देना है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सारा एग्जीक्यूटिव का काम है। अगर कोर्ट इसको कर रही है तो इसको जुडिशियल ओवररीच एक तरह से कहा जा रहा है। तो इंक्रोचिंग ऑन एग्जीक्यूटिव डोमेन, तो एग्जीक्यूटिव डोमेन है क्योंकि भाई ये एग्जीक्यूटिव का काम है कि कैसे कहाँ कितना ऑक्सीजन एलोकेट करना है, कैसे करना है, वो सारा कुछ देखना, ऑडिट का जो है आपका। लेकिन जो कोर्ट का कहना है इसमें है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट फेल्ट ऑब्लिज टू टेक इट अपॉन देमसेल्व्स टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ लाइफ एंड गुड हेल्थ पॉपुलेशन। तो गुड हेल्थ और राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 है, ये कोर्ट का काम है, फंडामेंटल राइट्स है। तो इसको आपको कोर्ट का इसलिए कोर्ट जो इसमें इंटरवेन कर रही है क्योंकि फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने का काम किसको है, सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल 32 के अंदर में। तो इसीलिए कोर्ट का भी होना इसमें सही है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि हैज क्लैरिफाइड दैट कोर्ट इज नॉट असर्पिंग द एग्जीक्यूटिव रोल बट ओनली वांटेड टू फैसिलिटेट अ डायलॉग बिटवीन स्टेक होल्डर्स। तो कोर्ट का कहना है कि हम भाई एग्जीक्यूटिव का रोल नहीं ले रहे हैं, काम नहीं ले रहे हैं उससे, बट हम डायलॉग करना चाह रहे हैं जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स है, स्टेट्स हो गए, जो हेल्थ एग्जीक्यूटिव है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बीच में डायलॉग हो ताकि इसका प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन हो सके। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है चेंजिंग नेचर ऑफ द लेफ्ट इन केरला। तो ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेफ्ट अभी आई है इलेक्शन जीत करके, उसके बारे में उन्होंने बताया है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है बैक इन दी शॉर्टेज इकोनॉमी। तो ये बेसिकली इन्होंने कंपेयर किया है 1960s में जो हमारे ड्रॉट आया था, 2 साल कंसेक्यूटिव ड्रॉट आया था, और अभी जो ये हेल्थ क्राइसिस है, इसको कंपेयर किया कि उस समय जो गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री जो थी, उन्होंने कैसे काम किया था, लीडरशिप ने कैसे काम किया था, और अभी हम क्या कर रहे हैं। उस समय से हमें सीख लेने की जरूरत है, ये बेसिकली इन्होंने इस आर्टिकल में कहा है। उस समय जब प्राइम मिनिस्टर थे या कैबिनेट करेगी तो उन्होंने क्या किया, इस चीज को अपॉर्चुनिटी की तरह उसको कन्वर्ट किया। क्वांटम, उसके बाद हमने देखा ग्रीन रिवोल्यूशन लेके आए वो, साइंटिफिक एंड ब्यूरोक्रेटिक कम्युनिटी के साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने देखा कि कैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, फूड क्राइसिस हमें आगे ना हो। इस चीज को देखा, ग्रीन रिवोल्यूशन जो हम सब जानते हैं, अपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, इन्वायरमेंट में। तो डिस्प्ले ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकाउंटेबिलिटी और पॉलिटिकल लीडरशिप। अकाउंटेबिलिटी दिखाता है कि भाई आपने देखा कि 2 साल ड्रॉट है, हमारे कारण से आया, तो इसको हम कैसे आगे नहीं आने दें, इसके लिए इन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन लेके आए। तो इसी को सीख लेने की हमें जरूरत है कि हमें जो नीड फॉर, जो लॉकडाउन हुआ था कि हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, वो हम नहीं कर पाए पिछले साल। The medical case of lockdown was that it would slow the spread of diseases, thus avoiding overwhelming of health infrastructure। तो ये लॉकडाउन का मेन एम था जो गवर्नमेंट ने कहा, लेकिन हम इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उतना ग्रो नहीं कर पाए, उसको रैंप नहीं कर पाए, ताकि हम अभी जो देख रहे हैं सेकंड वेव, इससे हम डील नहीं कर पा रहे हैं। तो लेसन जो हमें लेना ग्रीन रिवोल्यूशन से, इंडिया हैज रिकवर्ड फ्रॉम एक्सट्रीमली ट्राइंग क्राइसिस अंडर द मोस्ट एडवर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस इन द पास्ट। ये हमें सीख लेना है कि पहले भी हम जैसे डिफिकल्ट टाइम से भी हम उभर के आए हैं, और अभी भी हम उभर सकते हैं अगर हम सही लीडरशिप, सही क्वालिटी से हम फॉलो करें सही चीजों को। अभी जो है इंडिया के पास, अभी इन्होंने 90, जैसे मैंने कहा 1960 से कंपेयर किया है ग्रीन रिवोल्यूशन टाइम से, अभी इंडिया के पास और अच्छा पोजीशन है। इंडिया के पास कैसे, इंडस्ट्रियल मसल है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारे पास, तो हम आसानी से जो है हॉस्पिटल बेड को रैंप बढ़ा सकते हैं, वेंटिलेटर से प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इन कॉन्ट्रास्ट टू मिड 60s कंसिडरेबल, उसके अलावा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है, जो उस समय 1960 में बहुत कम फॉरेन रिजर्व था। इसको यूज करके हम जो इनपुट्स है, मेडिकल इनपुट्स हमें चाहिए, मान लीजिए ऑक्सीजन बनाने के लिए, वेंटिलेटर बनाने के लिए, उसको हम आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं, ताकि जो हम वैक्सीन बनाने के लिए, ताकि हम प्रोडक्शन को इंडिया में बढ़ा सके। तो ये इन्होंने हम सीख लेने की जरूरत है, और क्या हमारा फायदा है। इसके अलावा इंटर स्टेट वेरिएशन जो है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि हेल्थ स्पेंडिंग जो है स्टेट्स को बढ़ाने की जरूरत है। ऑन एन एवरेज जो है 5% स्पेंडिंग स्टेट्स खर्च करते हैं जीडीपी का, इसको हमें बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हम स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको सही दुरुस्त कर सके। इसके अलावा इन्होंने कहा फूड प्राइसेस, तो फूड प्राइसेस जो है अप्रैल 20 में बढ़ गया था 2020 में, सजेस्टिंग दैट देयर मे बी अ डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो उस समय सोचा गया था कि लॉकडाउन के कारण सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो गया, सप्लाई चेन टूट गई है, जिसके कारण फूड प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो अभी स्टेट वाइड लॉकडाउन जो हो रहा है स्टेट लेवल पे, उसके कारण ये हो सकता है। इसको हमें अभी से इसको देखने की जरूरत है, कैसे हम इससे डील कर पाए और फूड प्राइसेस को हम कंट्रोल कर सके। ये वैसे इन्होंने कहा कि कैसे ग्रीन रिवोल्यूशन को एग्जांपल देकर इन्होंने समझाया कि कैसे हम अभी के क्राइसिस में इसको डील कर सकते हैं, हमें क्या जरूरत है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, एक एग्जांपल आप दे सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, अगर आंसर लिखने आया तो एक अलग व्यू आप दे सकते हैं।
नेक्स्ट आपका है कोविड वेव इनएविटेबल विदाउट प्रॉपर प्रोटोकॉल। तो ये बेसिकली उन्होंने कहा है कि थर्ड वेव भी आ सकता है अगर हम एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल जो है कोविड का उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। वैक्सीनेशन हो गया आपका, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को, इसी को लेकर उन्होंने कहा है, कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम देख रहे हैं न्यूज में। नेक्स्ट आपका एफसीआरए अमेंडमेंट्स ट्रिपलिंग आवर वर्क। तो ये कुछ एनजीओज ने पिटीशन फाइल किया है दिल्ली हाई कोर्ट में कि जो एफसीआरए रेगुलेशन है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है, इसके अंदर जो रूल्स हैं, इसके कारण बहुत सारे जो बैंक्स एनजीओ जो हैं वो रिलीफ काम में हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, उनको पैसा जो है वो ले फॉरेन डोनेशन नहीं ले पा रहे हैं, और उसको वो जिनके पास डोनेशन है ऑलरेडी फॉरेन डोनेशन उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं इस रूल के कारण। इसमें क्या है बेसिकली, जो दो पिछले साल जो गवर्नमेंट ने रूल निकाला था कि उसमें कंपलसरी कर दिया था एनजीओ को कि आपको एक बैंक अकाउंट खोलना होगा दिल्ली में, पार्लियामेंट्री स्ट्रीट जो आपका है वहां पे आपको एक बैंक अकाउंट खोलना होगा, उसी बैंक अकाउंट में, हाँ ये रहा, तो ओपन एफसीआरए अकाउंट विद एसबीआई ब्रांच एट पार्लियामेंट्री स्ट्रीट हियर। तो इसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि पार्लियामेंट्री स्ट्रीट में जो एसबीआई ब्रांचेस में एनजीओ को जिसको फॉरेन डोनेशन चाहिए उसको यहाँ अकाउंट खोलना होगा और उसी अकाउंट में आपको डोनेशन लेना होगा, उस डोनेशन को आप यूज कर सकते हैं। तो बैंक्स ने ये एनजीओ ने कहा कि हम भाई 31 मार्च तक डेडलाइन था, उस तक बहुत सारे एनजीओ जो है अकाउंट नहीं खोल पाए, इस कारण से उन्हें दिक्कतें आ रही है अभी रिलीफ काम में हेल्प करने में। इसको लेकर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन दिया है कि इनको एजेंशन दिया जाए इस रूल के अंदर में। ठीक है, तो रजिस्टर्ड एनजीओ के लिए इन्होंने पिटीशन दिया है। तो एफसीआरए क्या बेसिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है यूपीएससी के लिए। एफसीआरए क्या करता है बेसिकली, रेगुलेट्स फॉरेन डोनेशन, फॉरेन डोनेशन को रेगुलेट करता है जो फॉरेन डोनेशन आ रहा है इंडिया में, और इंश्योर की जो डोनेशन कंट्रीब्यूशन है वो एडवर्सली इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने फॉरेन डोनेशन लेकर के आप यहाँ वार कर रहे हैं या कुछ कन्वर्जन कर रहे हैं, कुछ सोशल इंपैक्ट कर रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। जो कंट्रीब्यूशन जिस पर्पज के लिए आपने लिया है उसी पर्पज के लिए वो यूज हो। इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इसको इम्प्लीमेंट करती है, इस एक्ट को, इस रूल को। 1976 में पहली बार ये एक्ट आया था, बाद में अमेंडमेंट किया गया 2010 में, 2019 में भी अमेंडमेंट हुआ है। तो अधेयर टू द स्टेटेड पर्पस, तो जो पर्पस दिया गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन का, आपका जो पर्पस है कि भाई आप यहाँ पे हेल्थ क्राइसिस में हेल्प करेंगे, डोनेशन करेंगे, क्या नाम है, चैरिटेबल वर्क करेंगे, उसी के लिए आप उसको यूज करें। दूसरे काम के लिए किसी को मान लीजिए आपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का फंडिंग शुरू कर दिया आपने, वो नहीं आप कर सकते हैं, इसके लिए रूल बनाया गया था। तो एप्लीकेबल इस सारे एसोसिएशंस पे एप्लीकेबल है, ग्रुप एनजीओज पर जो कि फॉरेन डोनेशंस लेते हैं। सारे एसोसिएशन को रजिस्टर करना होगा एफसीआरए के अंतर्गत, जो भी फॉरेन डोनेशन लेना चाहते हैं ले रहे हैं। ये रजिस्ट्रेशन जो 5 साल के लिए वैलिड होता है, उसको आप बार बार आप रिन्यू कर सकते हैं अगर आप जो गाइडलाइन है उसको आप फॉलो करते हैं तो। अब आता है, आप रजिस्टर हो गए उसके बाद क्या, तो रजिस्टर होने के बाद जो है उसको आप यूज कर सकते हैं डोनेशन को सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, कल्चरल पर्पसेस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। एनुअल रिटर्न्स आपको देना होगा, जैसे इनकम टैक्स होता है उसी तरह से रिटर्न्स आपको देना पड़ेगा, कहाँ से आपने पैसा खर्च किया, कहाँ कहाँ पे। इसके अलावा 2015 में एमएचए ने नया रूल नोटिफाई किया था, इसमें एनजीओ को अंडरटेकिंग भी देना पड़ता था कि भाई आप जो डोनेशन है फॉरेन फंड को, उसको आप वो अफेक्ट नहीं करेगा इंडिया के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को, और फ्रेंडली रिलेशंस किसी देश के साथ उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा, इस फॉरेन डोनेशंस को आप मिसयूज नहीं कर सकते हैं। ये अंडरटेकिंग एनजीओ को देना पड़ता है अभी एमएचए को। अब आते हैं कौन डोनेशन रिसीव नहीं कर सकते हैं फॉरेन डोनेशन एफसीआरए के अंतर्गत। तो मेंबर्स ऑफ जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल, पब्लिक सर्वेंट्स, जजेस, मीडिया पर्सन्स, ये प्रोहिबिटेड है फॉरेन डोनेशंस कंट्रीब्यूशन के इस एक्ट के अंतर्गत में एफसीआरए। अलग अदर प्रोसीजर्स हैं जिससे आप फॉरेन डोनेशंस ले सकते हैं। 2017 में एमएचए ने एक एग्जेम्पशन दिया था कि पॉलिटिकल पार्टीज रिसीव फंड रिसीव कर सकती है पॉलिटिकल पार्टीज, किससे, इंडियन सब्सिडियरी ऑफ फॉरेन कंपनी, किसी फॉरेन कंपनी का इंडियन सब्सिडियरी उससे, या वैसी फॉरेन कंपनी जिसमें इंडियन जो है 50% का शेयर उनके पास है। तो ऐसी कंपनी से पॉलिटिकल पार्टीज फंड रिसीव कर सकती है। बेसिकली एजेंशंस एक वन दिया गया था एमएचए ने उस गाइडलाइन में। अदरवाइज ये लोग प्रोहिबिटेड है इस डोनेशन से, कंट्रीब्यूशन से। रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कब हो सकता है, जब उनको लगता है, एमएचए को लगता है कि भाई जो है एडवर्स इनपुट उनके पास कुछ आता है कि एसोसिएशन गलत कामों में इन्वॉल्व है, पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है, टेररिस्ट फंडिंग हो रही, इंटरनल सिक्योरिटी को हैम्पर कर रहा है, ये सारा कुछ। तो 180 दिन के लिए इनिशियल होता है, बाद में इसको बढ़ाया भी जा सकता है। जब तक इसको सस्पेंडेड है तब तक एसोसिएशन जो है एनजीओ जो नया डोनेशन नहीं ले सकता है, और जो उनके पास ऑलरेडी डोनेशन है उसका 25% ज्यादा आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपका आर्टिकल है ग्रीन पैनल अलाउज ग्रेट निकोबार प्लान टू एडवांस। ये बेसिकली ग्रेट निकोबार प्लान जो है नीति आयोग का, उसको इन्होंने एक गो हेड किया है इन्वायरमेंट अप्रेजल कमेटी जो है मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट का। इसमें जो बेसिकली दो कंसर्न जो बताए गए हैं, एक है जाइंट लेदर बैक स्पीसीज जो है इसका जो नेस्टिंग ग्राउंड है यहाँ पर आपका गैलेथा बे, ये इसमें बताया गया कि बेसिकली यहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे लार्जेस्ट मेरीन टर्टल है ये, तो ये इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो जीएस पेपर 3 में है, तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपका इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। तो ये लेदर बैक टर्टल क्या है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ 7 स्पीसीज ऑफ टर्टल, जो 7 स्पीसीज ऑफ सी टर्टल्स है उसमें सबसे बड़ा ये है, जैसा कि आप फोटो देख रहे हैं ये। और जो स्पीसीज है ऑलिव टर्टल आपने सुना होगा, जो उड़ीसा के तट पे आता है, ग्रीन टर्टल हो गया, हाउसबिल टर्टल हो गया, लॉगर हेड टर्टल हो गया। तो सबसे बड़ा जो है ये जाइंट लेदरबैक टर्टल है। ये सारे ओशियंस में पाया जाता है एक्सेप्ट आर्टिक अंटार्कटिक छोड़ के, सारे ओशियंस, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, सभी में ये पाया जाता है। इंडियन ओशियन के अंदर हम देखें तो यहाँ पे 3 जगह ये नेस्टिंग साइट इसका, मतलब यहाँ पे इंडिया में एक है, श्रीलंका में, और इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, अंडमान निकोबार आइलैंड में इसका नेस्टिंग साइट्स है। और ये जो आईयूसीएन स्टेटस देखो तो वनरेबल स्टेटस है, मतलब कि ये ना काफी हाई स्टेटस इसका, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, मतलब कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन इसको दिया गया इंडिया में। गलेथा के बे की बात हो रही थी, ये जो बेसिकली है ये ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है उसी में गलेथा नेशनल पार्क एक है, उसके एडजेसेंट में ये बे है आपका। बे आप समझते हैं जो सी कोस्ट होता है, एक टाइप ऑफ सी कोस्ट है एक तरह से, ये ज्योग्राफी में आपने शायद पढ़ा होगा। इट इज अर्लियर प्रपोज एट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रोटेक्शन के लिए प्रपोज किया गया था, बट उसके बाद सुनामी डिवास्टेशन के कारण इसको स्टॉप कर दिया गया। तो ये जो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंस उस समय देखा गया था गलेथा बे का, मैंग्रोव ट्रीज का वहां पर। नेशनल मेरीन एक्शन टर्टल एक्शन प्लान जो है उसमें भी इसको लिस्ट किया गया है, जे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कोस्टल एंड मेरीन बायोडाइवर्सिटी एरियाज एंड इम्पोर्टेंट मेरीन टर्टल हैबिटेट इन द कंट्री। तो काफी इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी पॉइंट है इंडिया के लिए, सेंचुरी आप कह ले। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इस चीज को आप जरूर यूज कर सकते हैं, आपको हेल्प करेगा। ये आपका मैप है ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है आपका, इसमें ये गलेथा नेशनल पार्क आप देख रहे हैं, लास्ट जो पॉइंट इंदिरा पॉइंट जो है हमारा, तो ये आपका मैप लोकेशन हो गया। नेक्स्ट आपका जो न्यूज है, चाइनाज रॉकेट डेब्रिस फॉल इन इंडियन ओशन नियर मालदीव। तो ये चाइना ने जो पिछले महीने एक रॉकेट लॉन्च किया था, लॉन्ग मार्च रॉकेट, जो कि बेसिकली री इंटर किया इंडिया में स्पेस से बाद, री एंट्री रॉकेट जो होता है आपका, तो उसमें जो है उसका जो पार्ट से कुछ डेब्रिस जो है वो इंडियन ओशियन में गिरा है, जिसको लेकर कुछ क्रिटिसिज्म हुआ है कि भाई ये जो है ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करेगा आपका बेसिकली, और कुछ। तो इसमें कहा गया, चाइना ने कहा कि रिजेक्ट कर दिया इसको, कि डेब्रिस बहुत सारे जो आपका जो रॉकेट का पार्ट गिरा था वो ऑलरेडी आग से जल गया, एटमोस्फेयर में जल गया, कुछ पार्ट ही जो है ओशियन में गिरा है, जो यूजुअली देखा जाता है। बेसिकली ये है क्या, बेसिकली ये जो था आपका लॉन्ग मार्च रॉकेट जो था, ये जो है किसको कैरी कर रहा था, ये कैरिंग 3 हेवनली हार्मोन मॉड्यूल को कैरी कर रहा था, जो कि इसने किया स्पेस में लेके गया, जो कि चाइना का स्पेस स्टेशन जो है उसका एक पार्ट है। ये बेसिकली उसमें रहने का जो साइंटिस्ट, जो एस्ट्रोनॉट जो जाएंगे वहां पर रहेंगे स्पेस स्टेशन में, उसके लिए रहने का जो मॉड्यूल था वो उसको इसने कैरी किया था स्पेस में। तो ये तिहान विल एक्ट एज ए मैनेजमेंट एंड कंट्रोल हब फॉर स्पेस स्टेशन। ये जो इस रॉकेट लेके गया था आपका, जो अभी वापस आके डेब्रिस उसका गिरा है, तो इसमें बेसिकली ये क्या था आपका, मैनेजमेंट और कंट्रोल हब था स्पेस स्टेशन के लिए। स्पेस स्टेशन का नाम क्या है, चाइनीज स्पेस स्टेशन का नाम तियांगोन ऑन हेवनली प्लेस। ये स्पेस स्टेशन का नाम है जो चाइना बिल्ड कर रहा है स्पेस में, जो कि नेक्स्ट ईयर तक सकता स्टार्ट हो जाए। तो स्पेस स्टेशन विच विल बी ओनली सेकंड आफ्टर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये जो है अभी जो स्पेस स्टेशन है वो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो कि 5 देशों ने, यूएसए, यूरोपियन, रसिया और बाकी जो कुछ 2 देश ने मिलकर इसको चला रहे हैं, लॉन्च किया था। इसके बाद ये दूसरा स्पेस स्टेशन होगा जो चाइना ने जिसने लॉन्च किया है। ये इसका लाइफ स्पेन बोला जा रहा है कि 10 साल है, जो कि 15 साल तक भी चल सकता है। और जो आईएसएस है अभी जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है स्पेस में, उसका लाइफ जो है कुछ 2030 तक, 2030 तक चल सकता है। तो ये बेसिकली स्पेस स्टेशन के बारे में है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आपका है, तो ये इसको आप नाम याद रखें, ये मॉड्यूल का और इस स्पेस स्टेशन का, और ये रॉकेट का नाम भी जरूर आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का इंडियन न्यूज़पेपर एनालिसिस। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।